गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है। तो हम स्टार्ट करेंगे हम सीएस की क्लास स्टार्ट करेंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लास। तो सीएस एग्जीक्यूटिव में मैं पढ़ाऊंगा आपको ग्रुप नंबर 1 से हमारा पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस हमारी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा फर्स्ट पार्ट उसमें है, पार्ट 1 है हमारा कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट हमारा आता है 60 मार्क्स का। सेकेंड हमारा पार्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये वाला पोर्शन अपना आता है 40 मार्क्स का, यानी कि 60 मार्क्स का हमारा पार्ट 1 हो गया, 40 मार्क्स का हमारा पार्ट 2 हो गया। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें अपना फर्स्ट चैप्टर। पार्ट 1 अपन पहले पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, यानी कि कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमारा कंपनीज लॉ, जो करंटली अपन कंपनीज लॉ यूज कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट, वो 2013 के हिसाब से चल रहे हैं। तो अपन इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी लॉ फॉर्म हुआ था, कैसे बनाया गया था, फर्स्ट किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे, तो इंट्रोडक्शन के बारे में अपन बात करेंगे। तो कंपनी लॉ के, कंपनी लॉ इन इंडिया इज द चेरिश चाइल्ड ऑफ द इंग्लिश पेरेंट्स। कंपनी लॉ इन इंडिया को अपन एक चेरिश चाइल्ड ऑफ इंग्लिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लॉ को इनिशियली इंडिया में इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स के द्वारा ही करा गया था। इसलिए अपन इसके जो है कंपनी लॉ के पेरेंट्स को एक तरीके से इंग्लिश को कहते हैं। Our various companies acts have been modeled on the English acts, यानी कि हमारे जो कंपनीज एक्ट्स हैं वो फॉर्म्ड हुए हैं, मॉडल हुए हैं, यानी कि इंग्लिश एक्ट्स के बेसिस पर ही बनाए गए हैं। फॉलोइंग द एनेक्टमेंट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 इन इंग्लैंड, यानी कि जो कंपनीज एक्ट 1844 इंग्लैंड में आया था और जो फर्स्ट कंपनीज एक्ट पास हुआ था इंडिया में 1850, वो उसके हिसाब से ही बनाया गया था। द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 आया था, द कंपनीज एक्ट 1882, द कंपनीज एक्ट 1913, ये सारे हमारे कंपनीज एक्ट थे जो बार बार आए थे, अमेंडमेंट्स के बाद जो इंट्रोड्यूस करे गए थे। 1956 वाज द अर्लियर लॉ पास्ड इन इंडिया। द कंपनीज एक्ट 2013 रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 था उसको प्रेसिडेंट की असेंट यानी कि हामी कब मिली थी, अगस्त 29, 2013 में। एंड वॉज नोटिफाइड इन द गैजेट ऑफ द इंडिया। गैजेट ऑफ द इंडिया, गैजेट मतलब हो गया ऑफिशियल जो हमारा न्यूज़पेपर होता है, उसको अपन कहते हैं गैजेट एक तरीके से ऑफ इंडिया। ऑन अगस्त 30 को हुआ था 2013 के अंदर। एवरी कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट लाइक बिफोर नोटिफाइंग द कंपनीज एक्ट 2013 देयर वाज नो कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट सीएसआर, यानी कि जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया था उससे पहले कोई सीएसआर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कंपनीज एक्ट में। लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ था उससे हमने सीएसआर डाला, उसमें 1% कंपनी डाला, इंटरनल एंड सेक्रेटरियल ऑडिट्स के वो डाले अपन ने, बेस डाला, थ्रेशोल्ड लिमिट्स यानी कि उनकी क्या क्या लिमिट्स होंगी इसके बारे में। ये सारे चेंजेस हमारे आए थे कंपनीज एक्ट 2013 में, जिनको हमने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद अपन बात करेंगे कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, यानी कि कैसे कैसे हिस्ट्री। उसके बाद अपन बात करेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी लॉ इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो कंपनीज लॉ आया था उसकी क्या हिस्ट्री रही है, कैसे कैसे वो डेवलप हुआ है, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ है इंडिया में। तो फर्स्ट जो हमारा एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि कंपनीज एक्ट जो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, वो इंट्रोड्यूस हुआ था जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से एक्ट 1850 के अंदर। ईयर 1850 के अंदर हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट। ये था बेस्ड ऑन कंपनीज लेजिस्लेशन एक्ट, यानी कि ये बेस्ड था कंपनीज लेजिस्लेशन जो एक्ट था 1844 का, उस पे बेस्ड था। रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज ओनली इन मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, यानी कि इन 3 सिटीज में ही आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते थे इस एक्ट के अंदर। लिमिटेशन ओनली इंक्लूड्स अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इसमें वही कंपनी सेटअप हो सकती थी जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्ट आया था जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट, जो पास हुआ था 1857 के अंदर। ये इंक्लूड करता था लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इस एक्ट के अंदर दोनों कंपनीज फॉर्म हो सकती थी, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद लिमिटेशन थी इसकी कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी कैन ओनली बी रजिस्टर्ड, यानी कि इसकी एक लिमिटेशन थी, जो भी बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना वो सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह ही फॉर्म हो सकती थी। उसके बाद जो नया एक्ट है वो हमारा था जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट, जो पास हुआ था 1860 के अंदर। इसमें कहा गया था कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी जो है पहले सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी बन सकती थी, अब लेकिन वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की फॉर्म में भी एस्टेब्लिश करी जा सकती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्ट आया था वो आया था जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, जो पास हुआ था 1866 के अंदर।
ये कहा गया था ऑल्दो न्यू लॉ गवर्निंग इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड बाइंडिंग ऑफ अ कंपनी, ये ऑल टुगेदर एक नया लॉ था जिससे नए रेगुलेशन बनाए गए थे कि कंपनी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होगी, कंपनी किस तरीके से रेगुलेशन एंड बाइंडिंग, यानी कि कंपनी का जो बाइंडिंग अप है उसके क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, इन सब के बारे में बताया गया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्ट पास हुआ था वो हुआ था, नेक्स्ट हमारा एक्ट पास हुआ था द कंपनीज एक्ट 1913। इस एक्ट ने बताया था ऑल्सो इंक्लूड द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट कंपनी अपार्ट फ्रॉम कंपनी, यानी कि इस एक्ट ने अपार्ट यानी कि कंपनी के अलावा भी फंक्शनिंग बताई थी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके से होगी, इंस्टीट्यूशन यानी कि प्राइवेट कंपनी किस तरीके से काम करेंगे, उस सब के बारे में बताया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्ट आया था द कंपनीज एक्ट 1936, ये इस एक्ट ने बताया था इंक्लूड द फंक्शनिंग, यानी कि इसने बताया था फंक्शंस, यानी कि हमारे जो डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे, मैनेजिंग एजेंट्स, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन होता है कंपनी में तो उसको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, गारंटिंग द सिक्योरिटी एंड पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, यानी कि सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से प्रोवाइड करी जाएगी कि जो हमारे एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट या ग्रेट्युटी फंड दिया जाएगा उसकी किस तरीके से गारंटी करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्ट आया था वो आया था कंपनीज एक्ट 1956, ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एंड इंडिपेंडेंस के बाद ऑन द रिपोर्ट ऑफ एच.सी. भाभा कमेटी। ये नाम बार बार आएगा क्योंकि अपन अभी एच.सी. भाभा कमेटीज के बारे में भी बात करेंगे, तो इसको याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट पे बनाया गया था एच.सी. भाभा कमेटी की, जो दी हुई थी 1952 के अंदर। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, यानी कि ये जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था ये पूरे इंडिया पे अप्लाई करता था एक्सेप्ट नागालैंड, JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, दमन एंड दीव सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस के बाद। उसके बाद है इसका बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंपनी, यानी कि बेसिक सोशल या उनकी जो इकोनॉमिक नीड्स है उसके हिसाब से। उसके बाद जो अब तक का सबसे लेटेस्ट कंपनीज एक्ट पास हुआ था वो है कंपनीज एक्ट 2013, जो आज तक इफेक्टिव है, यानी कि जो इंप्लीमेंटेशन में जो हम अभी काम में लेते हैं। ये इसलिए बनाया गया था एनकरेज ट्रांसपेरेंसी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि इसलिए बनाया गया था कि एक ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हो सके पब्लिक के बीच, यानी कि गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, और एक स्टैंडर्ड सेट हो सके यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, यानी कि कंपनीज किस तरीके से काम कर रही है उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर सके, हायर स्टैंडर्ड सेट कर सके। उसके बाद अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज की, यानी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जिसने चेंजेस के बारे में बताया था कि कंपनीज एक्ट में क्या क्या चेंजेस लाए थे। तो फर्स्ट अपन ने अभी पढ़ा था कि 1956 जो हमारा कंपनीज एक्ट आया था वो किसकी रिपोर्ट पे बना था, एच.सी. भाभा कमेटी। तो यहां पर आ गया अपना कि 1952 में आई थी पहली कंपनी, वो कौन सी कमेटी थी, अपनी भाभा कमेटी। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी ऑफ 12 मेंबर्स, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उनने एक 12 मेंबर्स की कमिटी बनाई जो रिप्रेजेंट करेगी वेरियस इंटरेस्ट अंडर द, यानी कि वो वेरियस इंटरेस्ट देखेगी अंडर द चेयरमैनशिप, किसकी चेयरमैनशिप के, एच.सी. भाभा की, एच.सी. भाभा की, श्री एच.सी. भाभा की कमेटी के अंदर टू गो इनटू द एंटायर क्वेश्चन ऑफ रिवीजन, यानी कि इसलिए बनाई गई थी कि जो कंपनीज एक्ट 1913 पास हुआ था उसका पूरा रिवीजन कर सके, उसमें एंटायर जितने भी क्वेश्चन से सवाल है उन सबकी इंक्वायरी कर सके। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमेटी बनाई गई थी 1957 में, शास्त्री कमेटी। अभी शास्त्री कमेटी जो है ये कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए बनाई थी, उसके अंदर क्या थे, उसके अंदर 6 मेंबर्स एलोकेट करे गए थे जो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर काम करते थे, श्री A.V. विश्वनाथा, श्री A.V. विश्वनाथा की चेयरमैनशिप के अंडर इन लोगों ने काम किया था। टू ओवरकम सच प्रैक्टिकल फोर्स, यानी कि ओवरकम करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल फोर्सेस टू रिमूव सच ड्राफ्टिंग डिफेक्ट, यानी कि कुछ ड्राफ्टिंग में जो डिफेक्ट हो गए थे, जो हमने लॉज एंड रेगुलेशन ड्राफ्ट कर रहे थे उनको ड्राफ्ट करने में कोई डिफेक्ट रह गए, या ऑब्स्ट्रक्टेड एज मे हैव एंटर्ड पर्पसली अंडरलाइंग एक्ट टू कंसीडर व्हाट चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इट, यानी कि कौन कौन से वो चेंजेस लाए जा सकते हैं जो वो ड्राफ्ट में गलतियां आई है उनको सही करने के लिए। नेक्स्ट हमारी जो कमेटी थी वो 1978 में फॉर्म हुई थी, वो थी साचार कमेटी। साचार कमेटी हमारी बनी थी। दिस कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने बनाई थी किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, श्री राजेंद्र सचार, यानी कि श्री राजेंद्र सचार के अंडर चेयरमैनशिप के अंडर ये कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट ने, टू कंसिडर एंड रिपोर्ट ऑन व्हाट चेंजेस आर नेसेसरी, यानी कि कौन से उनको रिपोर्ट करना था कि कौन से चेंजेस नेसेसरी है
रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। यानी कि जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें कौन से चेंजेस लाने हैं, कौन से चेंजेस लाने पड़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर और अच्छा हो सके, सो एज टू सिंप्लीफाई देम एंड टू मेक देम मोर इफेक्टिव। यानी कि कंपनी एक्ट 1956 को किस तरीके से और इफेक्टिव करा जाए और अच्छे से करा जाए। उसके बाद जो 1997 में आई थी वो थी हमारी चंद्ररात्रि कमेटी। चंद्ररात्रि कमेटी हमारी क्या कहती है, चंद्ररात्रि कमेटी किसकी चेयरमैनशिप के अंडर फॉर्म हुई थी, डॉक्टर के आर चंद्राटे जो हमारा था उनकी चेयरमैनशिप के अंडर चंद्ररात्रि कमेटी बनाई गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था ऑफ द ग्रुप was to rewrite the Companies Act। यानी कि इनका क्या काम था कि ये रीराइट करें कंपनीज एक्ट 1956 को टू फैसिलिटेट अ हेल्दी ग्रोथ। यानी कि जो हमारा 1956 कंपनीज एक्ट आया था उसकी एक अच्छी फैसिलिटेट यानी कि अच्छी ग्रोथ करने के लिए बनाया गया था ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर अंडर लिबरलाइज। यानी कि लिबरलाइजेशन जो हमारा आया था, जो फास्ट चेंजिंग एंड हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो रहा था, यानी कि लिबरलाइजेशन की वजह से जो भी हाईली कॉम्पिटिटिव चेंजेस हो रहे थे एनवायरनमेंट में, बाहर की कंपनी जो इंडिया में आ रही थी उसके वजह से उसमें जो जो चेंजेस करने थे उसके बारे में बनाई गई थी हमारी चंद्ररात्रि कमेटी। उसके बाद हमारे 2000 में पास हुई थी एक बनाई गई थी इराडी कमेटी। ये नई कंपनी बनाई गई थी, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर थी, वी बालकृष्ण इराडी। यानी कि इराडी कमेटी किसकी चेयरमैनशिप के अंडर थी, ई बालकृष्ण इराडी। इनके कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स। यानी कि ये कमेटी बनाई गई थी एक्सपर्ट्स की टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटेड टू वाइंडिंग अप। यानी कि जो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर होता है ना उसको देखने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी इन ऑर्डर टू रिमॉडल इट इन with the latest development and innovation in the corporate law। यानी कि कॉर्पोरेट लॉ में जो भी इनोवेशंस आ रहे थे उसके हिसाब से उसको रीराइट करा, उसको एग्जामिन करा जाए एक्सपर्ट द्वारा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमेटी बनी थी वो 2002 के अंदर बनी थी, जिस कमेटी का नाम है हमारी जोशी कमेटी। तो द कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री आर डी जोशी। यानी कि ये कमेटी किसकी चेयरमैनशिप के अंदर थी, आर डी जोशी। तो हमारे आर डी जोशी की चेयरमैनशिप के अंडर बनाई गई थी हमारी जोशी कमेटी, जो एग्जामिन करती है या रेमेनेंट्स करती है, यानी कि कंपनीज बिल जो 1997 में पास हुआ था उस पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कमेटी बनाई गई थी 2003 के अंदर, नरेश चंद्र कमेटी। क्या बनाई गई थी, नरेश चंद्र कमेटी। दिस कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट। ये किसकी चेयरमैनशिप के अंदर बनी थी, श्री नरेश चंद्र। किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, श्री नरेश चंद्र की चेयरमैनशिप के अंदर। ये इसलिए बनाई गई थी कि रेगुलेट करे प्राइवेट कंपनी जो भी फॉर्म हो रही है या जो पार्टनरशिप फॉर्म मार्केट में आ रही है उनको रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारी 2005 में बनाई गई थी वो थी ईरानी कमेटी। द ईरानी कमेटी किसकी चेयरमैनशिप के अंदर थी, डॉक्टर जे ईरानी। ईरानी कमेटी हमारी चेयरमैनशिप थी डॉक्टर जे ईरानी कमेटी के, जो कि डायरेक्टर थे उस टाइम, अपने टाइम में टाटा सन्स के वो डायरेक्टर थे, with the task of advising the government on the proposal revision of the Companies Act। यानी कि इनको ये मौका दिया गया था ये कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में प्रपोजल दें, एडवाइस करे गवर्नमेंट को और प्रपोज रिवीजन बताए कि क्या क्या रिवीजन इसमें किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी आई थी वो 2005 में आई थी, वो थी वैश कमेटी। द गवर्नमेंट, ये किसकी चेयरमैनशिप के अंदर थी, श्री ओपी वैश के अंडर ये थी चेयरमैनशिप के अंडर। ये इसलिए बनाई गई थी टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म। यानी कि प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी को लीगली यानी कि लॉ के हिसाब से किसी को कोई पनिशमेंट देना, यानी कि उसको प्रोसिक्यूट करना। मैकेनिज्म अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 जो में है उसको मोर इफेक्टिव, उसको ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए। और जो लास्ट हमारी थी वो कंपनी लॉ कमेटी बनाई गई थी। तो हमारी जो कंपनी लॉ कमेटी बनाई गई थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये इसलिए बनाई गई थी फॉर एग्जामिनिंग एंड मेकिंग रिकमेंडेशन। है इसलिए बनाई गई थी कि वो एग्जामिन करे और हमारी गवर्नमेंट को रेकमेंड करे टू द गवर्नमेंट ऑन वेरियस प्रोविजंस एंड इश्यूज टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनी एक्ट। यानी कि जो कंपनी एक्ट 2013 और एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट जो 2008 में आया था, इन दोनों को किस तरीके से और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करे, इसके बारे में एक कमेटी बनाई गई थी कि किस तरीके से इन एक्ट्स को इंप्लीमेंट करे। उसके बाद अपन बात करेंगे, ये है कॉन्सेप्ट पेपर ऑन कंपनी लॉ। यानी कि कॉन्सेप्ट पेपर बात करेंगे कंपनी लॉ जो 2004 में, और जे ईरानी जी की जो रिपोर्ट थी, जो जे ईरानी कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बैकग्राउंड अगर अपन समझे, अ कॉन्सेप्ट पेपर ऑन कंपनी लॉ ड्रॉन
up in the legislative form यानी कि लीगल फॉर्म में बनाया गया था, was exposed for public review यानी कि वो पब्लिक व्यूइंग के लिए ओपन हुआ था ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सो दैट ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज यानी कि जो भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज है नॉट ओनली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व बट में ऑल्सो सजेस्ट फॉर्मुलेशन, यानी कि वो सिर्फ अपने कमेंट्स नहीं दे बल्कि वो सजेशंस भी दे किस तरीके से और अच्छी तरीके से हम उसको फॉर्मुलेट कर सके हमारे कंपनी लॉ को। तो अगस्त 4 जो था 2004 में द मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हमारा एमसीए होता है पब्लिश अ कॉन्सेप्ट पेपर ऑन कंपनी लॉ, यानी कि एमसीए ने 4 अगस्त 2004 में एक पब्लिश किया था कॉन्सेप्ट पेपर कंपनी लॉ उसकी वेबसाइट पे टू एनेबल अ ब्रॉड बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस कंपनी लॉ इश्यूज रिक्वायरिंग रिवीजन, यानी कि एक उसने बोर्ड बनाया था, बेस्ड एग्जामिनेशन बनाया था जिसमें वेरियस कंपनी लॉज के रिक्वायर करा गया था, रिक्वायर रिवीजन, जिसमें रिवीजन रिक्वायर्ड था उनकी एक सब लिस्ट अपलोड करी गई थी उनकी वेबसाइट पे। उसके बाद है a large number of comments and suggestions were received on the concept paper, यानी कि जो कॉन्सेप्ट पेपर था उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे सजेशंस आए थे। लेटर और यानी कि दिसंबर 2004 द गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी हमारी दिसंबर 2004 में एक कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई थी ऑन कंपनी लॉ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जे ईरानी के, जो उस टाइम के डायरेक्टर थे। मैं आपको बता चुका हूं वो किस कंपनी के डायरेक्टर थे, अपने टाटा सन्स के वो डायरेक्टर थे उस टाइम पे। विद द टास्क ऑफ एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन द प्रपोज्ड रिवीजन टू द कंपनीज एक्ट, ये इसलिए बनाई गई थी कमिटी की वो एडवाइस करे गवर्नमेंट को प्रपोज रिवीजन यानी कि क्या रिवीजन करा जा सकता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर, with the objective to have a simplified compact law that will be able to address the changes taking place in the national and international scenario, यानी कि सिंप्लीफाई कर सके ऑब्जेक्टिव का कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल सिनेरियो में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एनेबल द एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बेस्ट प्रैक्टिस, यानी कि जो इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको किस तरीके से एडॉप्ट किया जाए, as well as provide adequate facility for timely evolution of new arrangements, यानी कि एक एजुकेट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी जा सके कि कोई भी टाइमली इवॉल्व कर सके, कोई भी नया अरेंजमेंट हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एवर चेंजिंग बिजनेस मॉडल, यानी कि बिजनेस मॉडल में कुछ भी नया चेंज आ रहा है तो उसका अरेंजमेंट उसको किस तरीके से लाया जा सके, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी जा सके। द कमिटी सबमिटेड, कमिटी ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करी थी कब, 31 मई 2005 के अंदर सबमिट करी गई थी अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को। The report was charting out the roadmap for a flexible, dynamic and user friendly new company law, यानी कि रिपोर्ट ने क्या बताया था, चार्ट करा गया था, उसने एक रोड मैप बताया गया था किस तरीके से फ्लेक्सिबल, डायनामिक और एक यूजर फ्रेंडली न्यू कंपनी लॉ बनेगा। उसके बाद अपन बात करेंगे नीचे, एक सेकंड, ये जो हमारी रिपोर्ट थी, द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी हैज आल्सो सॉट टू ब्रिंग, यानी कि जो हमारी ये रिपोर्ट थी उसने आल्सो हेल्प करी थी ब्रिंग इन मल्टीफेरियस प्रोग्रेसिव एंड विजनरी कॉन्सेप्ट, यानी कि बहुत सारे विजनरी यानी कि विजन लॉन्ग विजनरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी गई थी। एंड एंडेवर टू रिकमेंड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रोच रिजाइम टू अ शेयर होल्डर अप्रूवल और डिस्क्लोजर रिजाइम, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूवल रिजाइम जो है उसमें एक बदलाव लाया जाए तो उसको शेयर होल्डर अप्रूवल रिजाइम भी लाया जाए और डिस्क्लोजर रिजाइम लाया जाए। बोर्ड रिकमेंडेशन ऑफ द, यानी कि बोर्ड जो था उसकी और भी रिकमेंडेशन थी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, जो एक्सपर्ट कमेटी ने बताई थी उसमें क्या क्या इंक्लूड था अपना, प्राइवेट एंड स्मॉल कंपनी नीड्स टू बी गिवन फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, यानी कि जो प्राइवेट और स्मॉल कंपनीज है उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी जाए कि वो ऑपरेशन अपने अच्छे तरीके से कर सके और जो उनकी कंप्लायंस कॉस्ट है वो थोड़ी कम करी जाए। सेकंड अपना पॉइंट था, कंपनीज विद हायर पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्टर रिजाइम टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि जो कंपनीज में पब्लिक का इंटरेस्ट हायर है, यानी कि जहां पब्लिक का इंटरेस्ट ज्यादा है वहां स्ट्रिक्ट रिजाइम बनाने पड़ेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो और अच्छी तरीके से फॉलो हो सके। थर्ड हमारा आया था, गवर्नमेंट कंपनीज एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस should be subject to similar parameters with respect to the disclosure and corporate governance as other companies, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनमें एक सिमिलर यानी कि एक सेम पैरामीटर सेट करना चाहिए कि कितना वो डिस्क्लोजर करेंगे अपने स्टेटमेंट से, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कितना वो डिस्क्लोजर करेंगे एज पर द जो कंपनीज एक्ट में गिवन है।
उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी रिजाइम बैक्ड बाय द स्ट्रेंथन डिस्क्लोजर, यानी कि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपन को, जो रेगुलेटरी रिजाइम है अपना उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा, जो बैक करेगा भाई स्ट्रेंथन डिस्क्लोजर, यानी कि जो अपन डिस्क्लोजर दे रहे हैं वो एक स्ट्रेंथन होना चाहिए, वो बैक्ड होना चाहिए किसी स्ट्रेंथन कोई डिस्क्लोजर के द्वारा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे उसको, सही है। उसके बाद है टू अट्यून द इंडियन कंपनी लॉ विद द ग्लोबल रिफॉर्म्स टेकिंग प्लेस इन द एरिया, यानी कि जो भी ग्लोबल रिफॉर्म्स मार्केट में चल रही हैं उसके हिसाब से इंडियन कंपनी लॉ भी है इफेक्टिव हो। उसके बाद हमारा आता है, हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। अगर अपन बात करें तो द कंपनीज एक्ट 2013 रिसीव द असेंट, यानी कि उसको असेंट कब मिली थी, 29 अगस्त 2013 की प्रेसिडेंट की वॉज नोटिफाइड इन द गैजेट। गैजेट का मतलब क्या होगा, ऑफिशियल न्यूज़पेपर होता है एक तरीके का गवर्नमेंट का, यानी कि एक नेशन का ऑफिशियल न्यूज़पेपर को अपन गैजेट की तरह कहते हैं, ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 30 2013 को लिखा गया था। इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग इनटू फोर्स, यानी कि ये एम्पावर करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को टू ब्रिंग इनटू फोर्स वेरियस सेक्शन फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, यानी कि ऑफिशियल गैजेट में जो भी सेक्शन लिखे हुए हैं उन सबको एप्लीकेबल करता है, उन सबको फोर्स में यानी कि ब्रिंग करता है। उसके बाद द कंपनीज एक्ट, यानी कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो स्टिपुलेट्स करता है, एनहेंस करता है सेल्फ रेगुलेशन कपल विद एम्फोसिस ऑन कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी, यानी कि कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी लाई जाए, इसके बारे में बात करता है। उसके लिए एट्रीब्यूट्स यानी कि फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स यूज करे गए हैं। फर्स्ट अपना बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेट रेगुलेशन, यानी कि बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेट रेगुलेशंस लाए जाएं। उसके बाद प्रोटेक्शन, यानी कि माइनॉरिटी जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको किस तरीके से प्रायोरिटी दी जाए और हमारे इन्वेस्टर्स जो है उनको किस तरीके से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाए। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट एंड ऑडिट अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट बनाना पड़ेगा ऑडिट कंप्लायंस के लिए कि क्या क्या ऑडिटर की कंप्लायंस है, क्या क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है, किस तरीके से वो अकाउंटेबल है। एनहेंस अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट किसके अकाउंटेबल है, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सेट है नहीं, उसको एनहेंस करने का। उसके बाद आता है एनहेंस डिस्क्लोजर नॉर्म्स, यानी कि क्या क्या डिस्क्लोजर करना है उसको एनहेंस करना पड़ेगा, क्या उसके नॉर्म्स है उसमें। सीएसआर एंड बेटर फ्रेमवर्क फॉर इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन, यानी कि सीएसआर पॉलिसी बनाई गई और हमारा जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि इंसॉल्वेंसी के केस में कैसा एक बेटर फ्रेमवर्क बनाया जाए इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कुछ अच्छाइयां लाई जाए और गुड करा जाए, उसको कुछ और बेहतर करा जाए। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 था इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट सपोर्टिंग एनहेंस डिस्क्लोजर, यानी कि जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 आया था उसने एनहेंस करा था, सपोर्ट करा था कुछ एनहेंस डिस्क्लोजर के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में, बेटर बोर्ड गवर्नेंस, बेटर फैसिलिटेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को और अच्छी तरीके से करा जाए। इट इंक्लूड एसोसिएट कंपनी, यानी कि उसमें इंक्लूड करा गया था एसोसिएट कंपनी के बारे में बताया गया था, 1% कंपनी के बारे में बताया गया था, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, स्पेशल कोर्ट, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, सेक्रेटरियल ऑडिट, क्लास एक्शन, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, विगल मैकेनिज्म, सीएसआर के बारे में बताया गया था, ई वोटिंग के बारे में बताया गया था। उसके बाद अपन बात करेंगे रिफॉर्म्स, यानी कि कौन सी रिफॉर्म ब्रॉड करी गई थी कंपनीज एक्ट 2013 में, ऐसी कौन सी रिफॉर्म्स लाई थी जिससे बिजनेस में ईज हो सके, यानी कि बिजनेस और आसानी से किया जा सके। तो द एनेक्टमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अलाउड इंडिया टू हैव मॉडर्न लेजिस्लेशन, यानी कि जो कंपनी एक्ट 2013 आया था उसने अलाउ किया था इंडिया को टू हैव, यानी कि मॉडर्न एक लेजिस्लेशन हो सके फॉर ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ और रेगुलेशन के लिए जो भी इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें एक रेगुलेशन प्रोवाइड करे, ग्रोथ प्रोवाइड करे मॉडर्न तरीके से। द एक्ट वाज एनेक्टेड इन द लाइट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि एक्ट जब पास किया गया था ये चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के कि जो भी डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली कोई भी चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से एक बिजनेस फ्रेंडली, यानी कि बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेट रेगुलेशंस बनाई गई, जो भी चेंजेस हमारे ग्लोबली या नेशनली आ रहे हैं उन सबको ध्यान में रख के। इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उनको इंप्रूव किया गया। एनहेंस अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट एंड ऑडिटर्स, यानी कि कॉर्पोरेट और ऑडिटर्स के जो भी पार्ट है उनकी अकाउंटेबिलिटी को एनहेंस करा गया। रेज लेवल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी जो होती है उसको एनहेंस करा गया और प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करा गया, पर्टिकुलरली स्मॉल इन्वेस्टर्स, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करना इंटरेस्ट का बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, उनको दबाने की कोशिश करते हैं।
The objective of the Companies Act 2013 is to provide business friendly corporate regulation. मैं आपको बता चुका हूँ ऑब्जेक्टिव कहता है इस एक्ट का कि एक बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेट रेगुलेशन बनाई जाए, प्रो बिजनेस इनिशिएटिव यानी कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लिया जाए, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाई जाए, CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई जाए यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करा जाए, एनहेंस डिस्क्लोजर नॉर्म्स यानी कि एनहेंस करा जाए, हमारे डिस्क्लोजर के बारे में जो भी नॉर्म्स है उनको एनहेंस करा जाए, एनहेंस अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको और एनहेंस करा जाए, स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ यानी कि एनफोर्स यानी कि जब भी हम लॉ को एनफोर्स करेंगे उसमें कुछ स्ट्रिक्टनेस लाई जाए, ऑडिट अकाउंटेबिलिटी यानी कि ऑडिट के बारे में और भी अकाउंटेबिलिटी इंट्रोड्यूस करी जाए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स यानी कि हमारे जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड शेयर होल्डर एक्टिविज्म। एक रोबस्ट फ्रेमवर्क बनाया गया फॉर इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन यानी कि इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। उसके बाद है इनिशियली इट सीम्स दैट चेंजेस इन द कंपनीज एक्ट 2013 विल ब्रॉट आउट द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मैनर यानी कि एक्ट जो बनाया गया था कंपनीज एक्ट 2013 इसके बाद देखा गया था कंपनीज एक्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था इंडिया के अंदर। इट बिकम्स ट्रू व्हेन द इनिशियल अनरेस्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी वाज टेकन टू द गवर्नमेंट एंड टू एड्रेस द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज यानी कि लिया गया कि क्या क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज मार्केट में फेस करी जाती है इंडियन कंपनीज को, जो भी बिजनेस कम्युनिटी इंडिया में ऑपरेट करती है उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, रूल्स मेड करे गए, ऐसे रूल्स बनाए गए जिससे क्या है कंपनीज को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो यानी कि वो बिजनेस और अच्छी तरीके से कर सके, एक ईज प्रोवाइड हो। उसके बाद अपना आता है ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द सीरीज यानी कि गवर्नमेंट ने क्या करा एक सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स लाए, कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड की, एग्जाम्पशन प्रोवाइड की, सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड की यानी कि बहुत सारे एक्ट्स में सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करी, रूल्स एंड रेगुलेशन में कवरिंग वेरियस बिजनेस रिलेटेड टू इश्यूज एंड प्रोसेस यानी कि बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज या प्रोसेस में चेंजेस लाए गए, एक्सटेंड सपोर्ट टू फैसिलिटी यानी कि एक एक्सटेंड करा गया गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट जिससे बिजनेस करने में एक ईज प्रोवाइड हो। उसके बाद है इन द सीरीज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन अमेंडेड टू एक्सटेंड रिलीफ यानी कि इस एक्ट को अमेंड किया गया जिससे एक रिलीफ प्रोवाइड हो हमारी बिजनेस कम्युनिटी को। उसके बाद द अमेंडमेंट्स वर ब्रॉट थ्रू द कंपनीज एक्ट 2013 यानी कि इस एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 में हमारे जो अमेंडमेंट्स लाए गए वो लाए गए कंपनीज एक्ट 2015 के द्वारा, एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इंट्रोड्यूस हुआ 2016 के अंदर, द कंपनीज एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद हमारा था कंपनीज एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद जो फाइनल अमेंडमेंट आया वो कंपनीज एक्ट 2020 के अंदर आया था। तो आज हमने पढ़ा कि एक तो हमने समझा कि कंपनी लॉ का इंडिया में जो है कंपनी एक्ट का क्या बैकग्राउंड था, कहाँ से वो इंट्रोड्यूस हुआ था, कि उसके पेरेंट्स को अपन इंग्लिश चाइल्ड ही क्यों कहते हैं इंडियन कंपनी लॉ को, क्योंकि इसको पहली बार ब्रिटिशर्स ने ही इंप्लीमेंट किया था इंडिया में। उसके बाद अपन ने पढ़े बहुत सारी कमिटीज यानी कि कौन कौन सी कमिटीज थी, हमने कमिटीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि कंपनी एक्ट 2013 जब इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें क्या क्या दिक्कतें थी, उसको किस तरीके से गवर्नमेंट ने सॉल्व करने की कोशिश की थी जिससे जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आ सके और बिजनेस कमेटी जो है वो अच्छी तरीके से बिजनेस कर सके। तो इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे आगे की क्लासेस। तो कल इसके बाद अपन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये हम कल से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने ये सब पढ़ा, इस सबको आप रिवाइज करें कंटिन्यूअसली, क्योंकि क्या थ्योरी में बच्चे क्या करते हैं सोचते हैं कि एक साथ लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अपन को कंटिन्यूअसली पढ़ना है जिससे क्या है जो चीज अपन पढ़ रहे हैं वो एक बार अपने माइंड में सेट हो और रिमेंबर हो, जिससे अपन सेकंड टाइम जब पढ़ेंगे ना तो अपन को फटाफट वो चीज रिकॉल होगी, जिससे अपन ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे अपने सब्जेक्ट में पेपर 2 कंपनी लॉ। थैंक यू।